हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है एक पिता की चिंता अपने बच्चों के लिए। भोजन की मेज पर राजेश को न पाकर रामेंद्र विचलित हो उठे। बेमन से रोटी का कौर तोड़कर बोले, आज फिर राजेश ने आने में देरी कर दी। मित्रों में देरी हो ही जाती है, आप चिंता मत कीजिए, अलका ने सब्जी का डोंगा उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। राजेश का रात गए बाहर तक रुकना उचित नहीं है। 10 बज चुके हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने थोड़ी ही उसे बाहर रुकने को कहा है, अलका समझाने लगी। तुम ही ने उसकी हर मांग पूरी करके उसे सिर चढ़ा रखा है। आवश्यकता से अधिक लाड प्यार ठीक नहीं होता। क्रोध से भरकर अलका कोई कड़वा उत्तर देने जा रही थी, पर तभी ये सोचकर चुप रही कि रामेंद्र से उलझना व उन पर क्रोध प्रकट करना बुद्धिमानी नहीं है। नाहा की पति पत्नी की मामूली सी तकरार बढ़कर बतंगड़ बन जाएगी, फिर हफ्ते भर के लिए बोलचाल बंद हो जाना तो मामूली सी बात है। मन को संयत करके वो पति को समझाने लगी। राजेश बुरे रास्ते पर जाने वाला लड़का नहीं है, आप अकारण ही उसे संदेह की नज़र से देखने लगे हैं। रामेंद्र ने थोड़ा सा खाकर ही हाथ खींच लिया। अलका भी उठकर खड़ी हो गई। त्रिशाला का मन शुद्ध हो उठा। आज उसने अपने हाथों से सब्जियां बनाकर सजाई थी। सोचा था कि माता पिता दोनों की राय लेगी कि उसकी बनाई सब्जियां नौकर से अधिक स्वादिष्ट बनी हैं या नहीं, पर दोनों की नोक-झोंक में खाने का तो स्वाद ही खराब हो गया। वो भी उठकर खड़ी हो गई। नौकर ने 3 प्याले कॉफ़ी बनाकर तीनों के हाथों में थमा दी, परंतु रामेंद्र बगैर कॉफ़ी पिए ही अपने शयन कक्ष में चले गए और बिस्तर पर पड़ गए। बिस्तर पर पड़े पड़े वो सोचने लगे कि अलका का व्यवहार दिन प्रतिदिन उनके तरफ से रूखा क्यों होता जा रहा है। वो पति के बजाय बेटे को अहमियत देती रहती है। रात रात भर घर से गायब रहने वाला बेटा उसे शरीफ लगता है। वो सोचती क्यों नहीं कि बड़े घर का इकलौता लड़का सभी की नज़रों में खटकता है। लोग उसे बहकाकर गलत रास्ते पर डाल सकते हैं। कुछ क्षण के उपरांत अलका भी शयन कक्ष में दाखिल हो गई। फिर गुसल खाने में जाकर रोज की तरह साड़ी बदलकर ढीला ढाला रेशमी गाउन पहनकर पलंग पर आ लेटी। रामेंद्र ने निर्विकार भाव से करवट बदली। बच्चों के प्रति अलका की लापरवाही उन्हें कचोटती रहती थी कि ब्यूटी पार्लरों में 4-4 घंटे बिताकर अपने ढलते रूप यौवन के प्रति सजग रहने वाली अलका आखिर राजेश की तरफ ध्यान क्यों नहीं देती। अलका के शरीर से उठ रही इत्र की तेज खुशबू भी उनके मन की चिंता दूर नहीं कर पाई। वो दरवाजे की तरफ कान लगाए राजेश के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए बार बार दीवार घड़ी की ओर देखने लगे। 1:30 बजे के आसपास बाहर लगी घंटी की टनटनाहट गूंजी तो रामेंद्र अलका को गहरी नींद सोई देखकर खुद ही दरवाज़ा खोलने के उद्देश्य से बाहर निकले, पर उनके पहुंचने से पूर्व ही त्रिशाला दरवाज़ा खोल चुकी थी। राजेश उन्हें देखकर पहले कुछ ठिठका, फिर सफाई पेश करता हुआ बोला, माफ़ करना पिताजी, फिल्म देखने व मित्रों के साथ भोजन करने में समय का कुछ ख्याल ही नहीं रहा। बेटे को खूब जी भर कर खरी खोटी सुनाने की उनकी इच्छा उनके मन में ही रह गई, क्योंकि राजेश ने शीघ्रता से अपने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। उसके स्वर की हड़बड़ाहट से वो समझ चुके थे कि राजेश शराब पीकर घर लौटा है। सिर्फ शराब ही क्या, कल को तो वो जुआ भी खेल सकता है, कॉल गर्ल का उपयोग भी कर सकता है। मित्रों के इशारे पर पिता की कठिन परिश्रम की कमाई उड़ाने में भी उसे संकोच नहीं होगा। उद्विग्नतावश उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार करवटें बदल रहे थे। फिर मन बहलाने के ख्याल से उन्होंने किताबों के रैक में से एक किताब निकालकर तेज़ रोशनी का बल्ब जलाकर उसके पृष्ठ पलटने शुरू कर दिए। तभी किताब में से निकलकर कुछ नीचे गिरा। उन्होंने झुककर उठाया तो देखा वो ईरा की तस्वीर थी, जो न मालूम कब उन्होंने पुस्तक में रख छोड़ी थी। तस्वीर पर नज़र पड़ते ही पुरानी स्मृतियां सजीव हो उठीं। वो एकटक उसको निहारते रह गए। ऐसे लगा जैसे व्यंग से वो हंस रही हो कि ये है तुम्हारी सुखद ग्रस्त पत्नी। बेटा, कोई भी तुम्हारे कहने में नहीं है, तुम किसी से संतुष्ट नहीं हो। क्या यही सब पाने के लिए तुमने मेरा परित्याग किया था? लगा
ईरा अपनी मनपसंद हरी साड़ी में लिपटी उनके सिरहाने आकर बैठ गई हो और मुस्कुराकर उन्हें निहार रही हो। कल्पना लोक में गोते लगाते हुए वो उसकी घनी स्याह रेशमी केश राशि को सहलाते हुए भर्राए कंठ से कह उठे, सब कुछ अपनी पसंद का तो नहीं होता ईरा, मैं तो तुम्हें हृदय की गहराइयों से चाहता था। पर ईरा अचानक हंस पड़ी, फिर रोने लगी, तुम झूठे हो, तुमने मुझे अपनाना ही कहाँ चाहा था। उनकी आंखों की कोरों से भी अश्रु फूट पड़े। ईरा, तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ पाओगी। दरअसल रामेंद्र अपनी पढ़ाई समाप्त करके छुट्टियां बिताने अपने ननिहाल कलकत्ता के नज़दीक एक गांव में गए। एक दिन जब वो नहर में नहाने गए तो वहां कपड़े धोती हुई सांवली रंगत की बड़ी बड़ी आंखों वाली ईरा को ठगे से घूरते रह गए। वो उनकी नानी के घर के बराबर में ही रहती थी। दोनों घरों में आना जाना होने के कारण रामेंद्र को उससे बात करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। सभी गांव वालों का नहाना धोना नहर पर होने के कारण वहां तो मेरे जैसा दृश्य उपस्थित रहता था। वो अपने हम उम्र साथियों के साथ वहीं मौजूद रहते थे, इधर उधर घूमकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लूटते रहते। ईरा नहर में कपड़े धोकर जब उन्हें आसपास से झाड़ झंकार पर सूखने के लिए डालने आती तो वहां पर पहले से मौजूद रामेंद्र चुपके से उसकी तस्वीरें खींच लेते। कैमरे की चमक से चकित ईरा उनकी तरफ घूरती तो वो मुंह फेरकर इधर उधर ताकने लगते। ईरा के आकर्षण में डूबे वो जब बार बार नानी के गांव आने लगे तो सबके कान खड़े हो गए। लोग उन दोनों पर नज़र रखने लगे, पर दुनिया वालों से अनजान वो दोनों तो प्रेमालाप में डूबे रहते। मुझे दुल्हन बनाकर अपने घर कब ले जाओगे? ईरा पूछती। बहुत जल्दी, वो ईरा का मन रखने के लिए कह देते, पर अपने घर वालों की कट्टरता भांपकर सोच में पड़ जाते। फिर बात बदलकर गंभीरता से कह उठते, ईरा, तुम मछली खाना बंद क्यों नहीं कर देती? क्या सब्जियों की कमी है जो इन मासूम प्राणियों का भक्षण करती रहती हो? ये सुनकर वो हंस पड़ती। सभी बंगाली खाते हैं, पर हमारे घर में मांसाहार वर्जित है। पहले शादी तो करो, मैं मछली खाना बंद कर दूंगी। एक दिन ननिहाल वालों ने उनकी चोरी पकड़कर उन्हें खूब डांटा फटकारा। ईरा को भी काफ़ी जलील किया गया। घबराकर वो प्यार व्यार भूलकर ननिहाल से भाग आए। मामा मामी ने उनके माता पिता को पत्र लिखकर संपूर्ण वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया। पत्र पढ़ते ही घर में तो जैसे तूफान जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। माँ ने रो रो कर आंखें लाल कर ली। पिताजी भी क्रोध से भरकर दहाड़ उठे। वो गवई गांव की मछुआरन क्या हमारे घर की बहू बनने के लायक है? आइंदा वहां गए तो तुम्हारी टांगें तोड़कर रख दूंगा। उसके बाद तो पिताजी ज़बरदस्ती उन्हें अपनी फैक्ट्री में ले जाकर काम में लगाने लगे। उधर माँ ने उनके रिश्ते की बात शुरू कर दी। एक दिन टूटी फूटी लिखावट में ईरा का पत्र मिला। लिखा था, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आकर ले जाओ। वो तड़प उठे। वह माता पिता की निगाहों से छिपकर नानी के गांव जा पहुँचे, पर उनके वहां पहुंचने से पूर्व ही ईरा के घर वाले उसे लेकर कहीं लापता हो चुके थे। घर पर ताला लगा देख उन्होंने लोगों से पूछताछ की तो पता लगा कि अविवाहित बेटी के गर्भवती होने की बदनामी के डर से उन्होंने हमेशा के लिए गांव ही छोड़ दिया। वो पागलों की भांति इधर उधर भटक कर उसकी तलाश करने लगे, परंतु कहीं कुछ पता नहीं चला। उधर उनके माता पिता ने ज़बरदस्ती उनका विवाह बिरादरी की एक लड़की अलका के साथ संपन्न कर दिया। तभी अलका ने करवट बदली। बिस्तर हिलने से ईरा की तस्वीर फिसलकर फिर से नीचे जा गिरी। सोए नहीं अब तक? अलका आंखें खोलकर असमंजस से पूछने लगी। तुम अभी तक राजेश की चिंता में जाग रहे हो? क्या वो आया नहीं अभी तक? अलका चिंतित होकर उठकर बैठ गई। वो आ चुका है और कमरे में सो रहा है। तुम भी सो जाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, अलका ने कहा और फिर अलमारी खोलकर नींद की एक गोली लाकर उन्हें थमा दी। पानी के साथ गोली निगलकर वो सोने की कोशिश करने लगे। अलका कहती रही, जब बाप के पैर का जूता बेटे के पैरों में सही बैठने लगे तो बाप को बेटों के कार्य में मीन मेक ना निकालकर उसे मित्रवत समझाना चाहिए। पर रामेंद्र का ध्यान तो कहीं और ही अटका हुआ था। सुबह बिस्तर से उठकर वो स्नान नाश्ते से निपटकर फैक्ट्री जाने हेतु कार की तरफ बढ़े तो पाया कि राजेश अभी भी सो रहा है।
अलका ने कहा कि वो राजेश को फैक्ट्री भेज देगी ताकि उसको जिम्मेदारी निभाने की आदत पड़ जाए। रामेंद्र जैसे ही फैक्ट्री के दफ्तर में प्रविष्ट हुए तो वहां पहले से ही उपस्थित एक अनजान लड़की को बैठा देखकर चकित रह गए। लड़की ने उठकर उन्हें नमस्ते किया। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? वो रूखेपन से बोले। मेरा नाम श्वेता है, नौकरी पाने की उम्मीद लेकर आई हूँ। हमारे यहाँ कोई रिक्त स्थान नहीं है, तुम जा सकती हो, कहकर वो अंदर जाकर काम देखने लगे। कुछ देर बाद जब वो किसी कार्यवश बाहर निकले तो लड़की को उसी अवस्था में बैठी देखकर हतप्रभ रह गए। तुम गई नहीं? उन्होंने पूछा। मुझे राजेश ने भेजा है। तुम उसे कैसे जानती हो? मैं आपकी बेटी त्रिशाला की सहेली हूँ, कहते कहते श्वेता का स्वर आर्द्र हो उठा। मैं अपने सौतेले बाप व सौतेले भाइयों से बेहद परेशान हूँ। आप मुझे नौकरी देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान करेंगे। मैं और मेरी माँ दोनों भूखों मरने से बच जाएंगी। सौतेला बाप? उनके मन में जिज्ञासा पनपी। श्वेता ने कुछ झिझक के साथ कहा, मेरी माँ ने प्रेमी से धोखा खाने के पश्चात 2 बेटों के बाप विधुर डेविड से शादी की थी। मैं माँ के प्रेमी की निशानी हूँ। छी छी, रामेंद्र का मन घिन से भर उठा। कहीं अवैध संतान भी किसी की सगी होती है। जी चाहा अभी इस लड़की को धक्के देकर फैक्ट्री से बाहर निकाल दें, पर श्वेता के चेहरे की दयनीयता देखकर उनकी कठोरता बर्फ की भांति पिघल गई। उसका सूखा चेहरा बता रहा था कि उसने कई दिनों से पेट भरकर भोजन भी नहीं किया है। सहानुभूतिवश उन्होंने श्वेता को थोड़े वेतन पर महिला श्रमिकों की देखरेख पर रख लिया। श्वेता उनके समक्ष नतमस्तक हो उठी। वह कुछ संकोच के साथ बोली, सर, अपने बारे में मैंने जो कुछ आपको बताया है उसे अपने तक ही सीमित रखें। राजेश व त्रिशाला को भी ना बताएं। नहीं बताऊंगा। श्वेता आश्वस्त होकर घर चली गई और अगले दिन से नियमित काम पर आने लगी। पर रामेंद्र के मन में श्वेता व राजेश को लेकर उधेड़-बुन शुरू हो चुकी थी। आखिर राजेश की श्वेता से किस प्रकार की जान पहचान है? श्वेता उसकी सिफारिश लेकर नौकरी पाने क्यों आई है? उन्होंने श्वेता के घर का संपूर्ण पता व उसकी योग्यता के प्रमाण पत्रों की फोटोस्टेट की प्रतियां अपने पास संभाल कर रख लीं। राजेश पूरे दिन फैक्ट्री में नहीं आया। शाम को रामेंद्र ने घर पहुंचते ही अलका से उसके बारे में पूछा तो पता लगा कि वो बुखार के कारण पूरे दिन घर में ही पड़ा रहा। वो दंदनाते हुए राजेश के कमरे में दाखिल हो गए। कैसी है तबीयत? उन्होंने पूछा। जी, अचकचाकर राजेश ने उठते हुए कहा। लेटे रहो, स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखोगे तो यही होगा। क्या आवश्यकता है देर तक घूमने फिरने की? कल एक मित्र के यहाँ पार्टी थी। राजेश सफाई पेश करने लगा। फैक्ट्री का काम देखना अधिक आवश्यक है। तुम अपनी इंजीनियरिंग और MBA की पढ़ाई पूरी कर चुके हो। अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जी। श्वेता को कब से जानते हो? उन्होंने पूछा। जी, काफ़ी अरसे से। वो एक दुखी व निराश्रित लड़की है, इसीलिए मैंने उसे फैक्ट्री में नौकरी पाने के लिए भेजा था, पर आपको इसके बारे में बताना याद नहीं रहा। मैंने उसे नौकरी दे दी है। लड़की परिश्रमी मालूम पड़ती है, पर तुम्हें इस प्रकार के छोटे स्तर के लोगों से मित्रता नहीं रखनी चाहिए। जी, ख्याल रखूँगा। रामेंद्र के उपदेश चालू रहे। कई दिनों के बाद आज उन्हें बेटे से बात करने का अवसर मिला था, सो देर तक उसे ज़माने की ऊंच नीच समझाते रहे। तभी त्रिशाला ने पुकारा, पिताजी, चाय ठंडी हुई जा रही है। मैंने नाश्ते में पनीर के पकौड़े बनाए हैं, आप खाकर बताइए कैसे बने हैं। रामेंद्र आकर चाय नाश्ता करने लगे। त्रिशाला बताती रही कि आजकल वो बेकरी का कोर्स कर रही है, फिर दूसरा कोई कोर्स करेगी। वो पकौड़ों की प्रशंसा करते रहे। अलका काफ़ी देर से खामोश बैठी थी। अवसर मिलते ही उबल पड़ी। तुम्हें बीमार बेटे से इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए थे। श्वेता को सिर्फ वही अकेला नहीं बल्कि हम सभी जानते हैं। वो त्रिशाला की सखी है, इस नाते घर में आना जाना होता रहता है। राजेश ने दयावश ही उसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी पाने हेतु आपके पास भेज दिया होगा, पर मैंने भी तो बुरा नहीं किया। बस यही कहा कि बच्चों को अपने स्तर के लोगों से ही मित्रता रखनी चाहिए। बच्चों के मन में छोटे बड़े का भेदभाव बैठाना उचित नहीं है। ये दोनों अब बच्चे नहीं रहे।
तभी तो कह रहा हूँ। रामेंद्र हार मानने को तैयार नहीं थे। देखो अलका, छोटी सी चिंगारी से आग का दरिया उमड़ पड़ता है। युवा बच्चों के कदम फिसलते देर नहीं लगती। तुम राजेश पर नज़र रखा करो। उसका श्वेता जैसी लड़कियों के साथ उठना बैठना उचित नहीं। अलका पति रामेंद्र व ईरा की प्रेम कहानी से भली प्रकार वाकिफ थी, इसीलिए उसके मन में आया कि कह दे, राजेश तुम्हारे जैसा नहीं है कि मछुआरन जैसी लड़की के प्रेम पाश में बंध जाएगा। उसके लिए एक से एक बड़े घरों के रिश्ते आ रहे हैं। तुम्हें तो सिर्फ श्वेता से दोस्ती ही दिखाई दे रही है। उसके बड़े घरों के मित्र क्यों नहीं दिखाई देते, पर वो शांत बनी रही। ईरा का नाम लेने से घर में फालतू का कलेश ही उत्पन्न होता। श्वेता ने जिस खूबी से फैक्ट्री का कार्य संभाला, उसे देखकर रामेंद्र दंग रह गए। श्वेता उन्हें राजेश व त्रिशाला से अधिक समझदार मालूम पड़ने लगी। काम पर आते वक्त अधिकतर महिला श्रमिक अपने साथ बच्चों को ले आती थी, जो इधर उधर घूमकर गंदगी फैलाते व लोगों की डांट खाते रहते थे। इस बाबत श्वेता ने सुझाव दिया, क्यों ना फैक्ट्री के पीछे की खाली पड़ी जमीन पर एक टिन शेड डालकर इन बच्चों के रहने, सोने, खेलने व थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने की व्यवस्था कर दी जाए। सुझाव सभी को पसंद आया। तत्काल टिन शेड की व्यवस्था कर दी गई। साथ ही बच्चों की देखरेख के लिए एक आया व अक्षर ज्ञान के लिए एक सेवानिवृत्त वृद्ध अध्यापिका की व्यवस्था कर दी गई। अपने बच्चों को प्रसन्न व साफ सुथरा देखकर महिला श्रमिक दुगने उत्साह से काम करने लगीं। वह सभी के मन में श्वेता के प्रति सम्मान के भाव उत्पन्न हो गए। रामेंद्र ने श्वेता के कार्य से संतुष्ट होकर उसका वेतन बढ़ा दिया, पर हृदय से वो उसको नापसंद ही करते रहे। उनके मन से ये कभी नहीं निकल पाया कि वो एक अवैध संतान है, जिसके पिता का कोई अता पता नहीं है। उनके मन में उसकी माँ के प्रति भी नफरत के भाव पनपते रहते, जिसने अपने कुंवारे दामन पर कलंक लगाकर श्वेता को जन्म दिया था। श्वेता ने कई बार उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया, पर रामेंद्र ने उन लोगों के प्रति पनपी वितृष्णा के कारण वहां जाना स्वीकार नहीं किया। वो श्वेता के मुंह से ये भी सुन चुके थे कि उसका सौतेला बाप शराबी उसकी माँ को मारता पीटता है, पर फिर भी उन्होंने उसके घर जाना उचित नहीं समझा। ऐसे निम्न श्रेणी के लोगों के पछड़े में पड़ना उन्हें कतई स्वीकार नहीं था। एक दिन अलका व त्रिशाला घूमने के उद्देश्य से फैक्ट्री में आई तो श्वेता को घर आने का निमंत्रण दे गईं। छुट्टी के दिन कुछ संकोच के साथ श्वेता घर आई। वह औपचारिक बातचीत के पश्चात तुरंत जाने को उद्यत हुई, मगर त्रिशाला ने जिद करके उसे रोक लिया। वह उसके सामने मेज पर चाय के प्याले व भांति भांति का नाश्ता लगा दिया। रामेंद्र मन मसोस कर देखते रहे कि घर के लोग किस प्रकार विशिष्ट अतिथि की भांति श्वेता को खिला पिला रहे हैं। फिर तीनों लॉन में जाकर बैडमिंटन खेलने लगे। श्वेता के लंबे लंबे हाथों में तैरते रैकेट हवा में उड़ता नजर आ रहा था। वो कभी राजेश के साथ तो कभी त्रिशाला के साथ देर तक खेलती रही। फिर राजेश रात हो जाने के कारण श्वेता को छोड़ने उसके साथ चला गया। उसके जाते ही रामेंद्र पत्नी पर बरस पड़े। फैक्ट्री की साधारण सी नौकर को घर बुलाकर आवश्यकता से अधिक मान सम्मान करना क्या उचित है? वो त्रिशाला के साथ पड़ी हुई उसकी सहेली भी तो है। इस वक्त वो हमारी नौकर है, उसके साथ नौकरों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, मैं त्रिशाला को समझा दूंगी। इसी वक्त समझाओ, बुलाओ उसे। रामेंद्र क्रोध से सुलग रहे थे। अलका ने कमरे में आराम कर रही त्रिशाला को आवाज़ देकर बुलाया। जब वो कमरे में आई तो रामेंद्र अलका के कहने से पूर्व ही उसे डांटने लगे कि उसने श्वेता से फालतू की मित्रता क्यों कर रखी है। आइंदा कभी उससे बात करने की आवश्यकता नहीं है। त्रिशाला ने सहम कर, ठीक है, मैं आगे से श्वेता से दूर रहूंगी। राजेश वापस लौटा तो रामेंद्र ने उसे भी डांटा कि वो श्वेता को कार से छोड़ने क्यों गया। उसके लिए किराए या ऑटो रिक्शा क्यों नहीं कर दिया। जब सिर उठाकर राजेश ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी तभी रामेंद्र संतुष्ट हो पाए। पर शयन कक्ष में अलका ने उन्हें आड़े हाथों लिया। ये तुम्हारे अंदर ऊंच नीच का भेदभाव कब से पनप उठा? तुम्हारी फैक्ट्री की गाड़ियां भी तो श्रमिकों को लाने ले जाने का काम करती हैं। कई बार तुमने गाड़ियों से महिला श्रमिकों को उनके घर व अस्पताल पहुंचाया है।
कोई उत्तर न देकर रामेंद्र विचारों के भंवर जल में डूबते उतराते रहे कि अलका कहाँ समझ पाएगी कि श्वेता में व अन्य महिला श्रमिकों में जमीन आसमान का अंतर है। श्वेता खूबसूरत है, उच्च शिक्षित है, उसमें राजेश जैसे लड़कों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता है। राजेश फैक्ट्री में आने लगा। ये देखकर रामेंद्र संतुष्ट हुए कि अब वो काम में रुचि लेने लगा है। पर जब उन्होंने उसे चोरी छिपे श्वेता से बातें करते देखा तो उनका माथा ठनक गया। उन्हें दाल में काला नजर आया। वो शुरू से अब तक की कड़ियाँ जोड़ने लगे तो उन्हें ये सब राजेश की ही गहरी चाल नजर आई। उन्हें लगा वो फैक्ट्री में श्वेता के कारण ही आता है। ज़रूर दोनों में गहरा प्यार है जिसे दोनों अभी प्रकट नहीं करना चाहते, वक्त आने पर अवश्य प्रकट करेंगे। कहीं दोनों ने छिपकर कोर्ट मैरिज न कर ली, कहीं ऐसा तो नहीं श्वेता ही राजेश को अपने रूप जाल में फंसा रही हो। कोठी, कार, दौलत का लालच कम तो नहीं होता। मन का संदेह उन्होंने अलका के सामने प्रकट किया तो वो बिगड़ उठी। अपनी युवावस्था में तुम जैसे रहे हो बेटे को भी वैसा ही समझते हो। पता नहीं क्यों तुम्हारे मन में इकलौते बेटे के प्रति बुराइयां पनपती रहती हैं। तुम उसे गलत समझते हो जबकि वो श्वेता को बहन के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझता। तुम ऐसा करो कि श्वेता को ही नौकरी से निकाल दो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कहकर वो मुंह फेर कर सो गई। अलका के व्यवहार से रामेंद्र के मन को भारी ठेस लगी। यदि उन्होंने ईरा से प्यार करके गलती की तो क्या बेटे को भी वही गलती करने की छूट दे दें। मन रुआंसा होकर फिर से ईरा के इर्द गिर्द जा पहुंचा। वो फिर विचारों में खो गए कि पता नहीं कहाँ होगी ईरा। उसकी कोख में पलने वाले उनके खून का क्या हुआ, क्या मालूम जीवित भी है या नहीं। यदि राजेश फैक्ट्री की जिम्मेदारी संभाल ले तो वो एक बार फिर से उसकी खोज करने जाएंगे, अपने बच्चे का पता करेंगे। हो सका तो उसे अपनाने का प्रयास भी करेंगे ताकि ईरा के मन से उनके प्रति वर्षों का जमा मैल निकल जाए। उसके सारे दुख लांछन सुख में बदल जाएं। वो उस वक्त अपने माता पिता व समाज से डरने वाले कायर युवक थे, पर अब एक जिम्मेदार पुरुष हैं, लाखों के मालिक हैं। ईरा को अलग से एक मकान में रखकर उसका संपूर्ण खर्चा उठा सकते हैं। अपने पुराने विचारों से निकलकर वो सोचने लगे कि राजेश भी अब विवाह योग्य हो चुका है, उसका विवाह कर देना ही उचित रहेगा। पत्नी आकर उस पर अंकुश रखेगी तो वो सही रास्ते पर आ जाएगा। उधर वो इस वक्त श्वेता को भी निकालने के लिए तैयार नहीं थे, कारण उसने जिस खूबी से काम संभाला था वो हर किसी के वश का नहीं था। वो सोचने लगे कि हो सकता है राजेश व श्वेता के प्रति मैं भारी गलतफहमी का शिकार हूँ, अलका ही सही कह रही हो। अगले दिन उन्होंने अवसर पाते ही श्वेता के मन को टटोलना शुरू किया। तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारी आयु की लड़कियां कभी का घर बसा चुकी हैं। श्वेता के चेहरे पर भांति भांति के भाव तैर उठे। वो आवेश से भरकर बोली, अपनी माँ की दुर्दशा देखकर भी क्या मैं विवाह के बारे में सोच सकती हूँ? आप मर्द हैं, नारी मन को क्या समझ पाएंगे? मेरी माँ ने अपने प्रेमी से धोखा खाकर किस प्रकार से मुझे जीवित रखा, पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया। इतनी लंबी जीवन यात्रा में किस प्रकार वो आधा पेट खा कर रहीं, समाज से कितनी अधिक मानसिक प्रताड़ना सहन की, उनके अतिरिक्त कौन समझ सकता है। मुझे नफरत है उस पुरुष से जो मेरी माँ को मौत के कागार पर छोड़ गया। उसे पिता मानने को मैं कतई तैयार नहीं हूँ। ये कहने के साथ ही श्वेता की आंखें बरस पड़ी। वो फिर बोली, और वो मेरा सौतेला बाप कितना घिनौना इंसान है। शराब पीकर मेरी व मेरी माँ की जानवरों की तरह पिटाई करता है। क्या वो बाप कहलाने के योग्य है? मुझे तो नफरत हो चुकी है मर्द जाति से। सभी मर्द एक जैसे नहीं होते। मैं व राजेश क्या ऐसे हैं? आप मालिक हैं, आपकी दी हुई नौकरी से हमारा गुजारा चल रहा है। मैं आपके बारे में क्या कह सकती हूँ? राजेश के बारे में तो कह सकती हो। वो आयु में मुझसे छोटा है, बात व्यवहार में बिल्कुल लापरवाह, बच्चों जैसा भोला मालूम पड़ता है। उसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? मालिक तो वो भी है। आप दोनों की बदौलत ही हमें 2 वक्त की रोटी मिलने लगी है। श्वेता के उत्तर से रामेंद्र संतुष्ट नहीं हुए। वो उसे डांट कर स्पष्ट कह देना चाहते थे कि वो राजेश से बात करना
बिल्कुल बंद कर दे, पर कह नहीं पाए। फिर आकस्मिक रूप से श्वेता 2 दिन तक काम पर नहीं आई तो वो चिंतित हो उठे। तीसरे दिन उसके घर जानकारी हेतु किसी को भेजना ही चाहते थे कि वो आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर खरोचों के निशान व सूजन थी। हाथ पैरों में भी चोटों के निशान थे। ये क्या हाल बना रखा है, वो पूछ बैठे। फैक्ट्री के कर्मचारी भी आकर कारण जानने हेतु उत्सुक हो उठे थे। श्वेता ने रो रो कर बताया कि उसके सौतेले बाप व भाइयों ने मार मार कर बुरा हाल कर दिया। वो नहीं चाहते कि मैं अपने वेतन में से कुछ रुपए भी माँ के इलाज पर खर्च करूं। माँ बीमार रहती हैं व सरकारी अस्पताल की दवा से कुछ फ़ायदा नहीं होता। वो लोग मेरा पूरा वेतन खुद हड़पना चाहते हैं। तुम खुद स्वावलंबी हो, उस घर को छोड़ क्यों नहीं देती? मैं यही कहने आपके पास आई हूँ कि आप हम दोनों माँ बेटी को यहाँ टिन शेड के नीचे रहने की इजाज़त दे दें। मैनेजर ने भी श्वेता की बात का समर्थन किया कि यहाँ काफ़ी जगह खाली पड़ी है, माँ बेटी आराम से गुजर बसर कर लेंगी। रात में सुरक्षा की दृष्टि से पहरेदार रहते ही हैं। रामेंद्र सोच में पड़ गए कि फैक्ट्री के नियम सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होते हैं। यदि आज श्वेता को जगह दी तो कल अन्य महिला श्रमिक भी जगह मांगने लग जाएंगी। इसीलिए उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि शहर में किराए के मकानों की कमी तो नहीं है, सो उन्होंने श्वेता को मकान खोजने हेतु 2 दिनों का अवकाश प्रदान कर दिया। श्वेता के प्रति उनकी असहनीय कठोरता पर अलका कई दिन तक व्यग्र बनी रही। वह उन्हें सुनाती रही कि पता नहीं उस लड़की में तुमने कौन सी बुराइयां देख ली हैं जो उसके प्रति सीमा से अधिक निर्दयी बनते जा रहे हो। यदि उसे घर के पिछवाड़े का सर्वेंट क्वार्टर ही दे देते तब भी माँ बेटी चैन से रह लेती। पूरी दुनिया में उनका हमारे अतिरिक्त और कोई दूसरा सहारा भी तो नहीं है। पर रामेंद्र पत्थर बने रहे। फैक्ट्री के कर्मचारियों पर फालतू की दया दिखाना उन्होंने सीखा नहीं था। उधर श्वेता ने 2 दिन की छुट्टी में किराए का मकान लेकर उसमें अपना सामान जमा कर लिया। तीसरे दिन से वे फिर से काम पर आना शुरू कर हो गया। वो रामेंद्र से कहती रहती, माँ आपके बेहद कृतज्ञ हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं। रामेंद्र हमेशा टाल जाते, सोचते खामखा इन साधारण लोगों को मुंह लगाने से क्या लाभ। 2 हफ्ते पश्चात श्वेता फिर से गंभीर रहने लगी तो रामेंद्र ने उससे कारण पूछा तो वो बोली, वो लोग नहीं चाहते कि हम अलग घर में चैन से जिएं। उसका आशय अपने सौतेले बाप व भाइयों से था। क्यों? उन्हें मेरा वेतन चाहिए। ये तो घोर अन्याय है। वो इंसान है या हैवान? अपने प्रति पहली बार रामेंद्र की सहानुभूति पाकर श्वेता की आंखें बरस पड़ी। सर, आप ही कुछ कीजिए ना। आप जाकर कुछ सख्ती दिखाएंगे तो वो लोग दोबारा सिर नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा, रामेंद्र ने आश्वासन दे दिया, पर गए नहीं। एक दिन राजेश ने उन्हें उनकी बात याद दिलाई। पिताजी, आपको श्वेता के बाप भाई को सबक सिखाने जाना था। उनकी भवों पर बल पड़ गए। तुम्हें मतलब? पर राजेश उनकी भावभंगिमा से विचलित नहीं हुआ। उसी स्वर में बोला, आप कहें तो मैं जाकर उन लोगों को हड़काऊं? नहीं, तुम इस मामले में मत पड़ो। तो कौन पड़ेगा? आपको तो उसकी चिंता ही नहीं है। राजेश तैश में भर गया। ठीक है, मैं देखूंगा। उन्होंने उसको शांत करने को कह दिया, पर गए नहीं। तीसरे दिन श्वेता फिर देर से आई और आते ही गंभीरता से बोली, मुझे आपसे अति आवश्यक बातें करनी है सर। बोलो। आप मेरे पिता समान हैं, इसीलिए आप मुझे उचित सलाह ही देंगे। मैंने एक निर्णय लिया है। कैसा? मैं विवाह कर रही हूँ। रामेंद्र चौंके। ये अकस्मात बदलाव कैसे आया? तुम्हें तो मर्दों से नफरत थी। मेरा मन बदल गया है। माँ भी बार बार कहती हैं कि सभी मर्द एक जैसे नहीं होते। हम अकेली असहाय औरतों को वो लोग चैन से जीने नहीं देंगे। सो सुरक्षा की दृष्टि से एक मर्द तो होना ही चाहिए। तो कौन है वो? वो लाखों में एक है। उससे विवाह करके मुझे वो सभी हासिल हो सकेगा जिसकी चाहत प्रत्येक लड़की को होती है। घर, सम्मान, पैसा, जीवन की सभी सुख सुविधाएं। फिर मुझे आपकी नौकरी करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। पर वो है कौन? वो व्यग्र हो उठे। उसने झिझक के साथ कहा, वो हमारे ही मोहल्ले का है, दीपक नाम है। ये सुनते ही मानो रामेंद्र के सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो।
वो राहत की सांस लेकर बोले, ठीक है, तुम शादी तय करो, हम अवश्य आएंगे। सर, आपको एक वादा करना पड़ेगा, तभी मैं शादी कर पाऊंगी। कौन सा वादा? आपको मेरा कन्यादान करना होगा। श्वेता की आंखें भर आईं। रामेंद्र का मन भी भर आया। बोले, तुम चिंता मत करो, जब तुमने मुझे पिता बनाया है तो मैं अवश्य कन्यादान करूंगा। धन्यवाद सर। सरवर नहीं, पिताजी कहकर पुकारो। पिताजी, अब तुम घर जाकर शादी की तैयारियां करो। वेतन कटने की चिंता मत करना। अब तुम हमारी कर्मचारी नहीं, बेटी हो। रामेंद्र मुस्कुराए। फिर खुद गाड़ी निकालकर श्वेता को उसके घर छोड़ने चले गए। उसकी माँ से खूब बातचीत कर वह खाना खाकर लौटे। अलका, त्रिशाला, राजेश सभी उनके बदले व्यवहार से चकित थे। अलका ने इसका कारण पूछा तो रामेंद्र हंसते हुए बोले, मैं उसे इस घर की बहू बनाने के विरुद्ध था, बेटी बनाने के लिए नहीं। मैं उसे बेटी बनाकर बहुत खुश हूँ। बड़ी बुद्धिमान, परिश्रमी बेटी है वो। फिर उन्होंने खूब धूमधाम से श्वेता व दीपक का विवाह संपन्न कराया। कन्यादान करते वक्त उन्हें लग रहा था जैसे वो ईरा व अपनी अवैध संतान के प्रति समाज के डर से मुक्त होकर कर्तव्य का पालन कर रहे हों। उनके मन में ईरा व अपनी संतान को खोजकर उन्हें सुख पहुंचाने की कामना और अधिक बलवती हो उठी। वो श्वेता का अंजाम देख चुके थे। क्या मालूम ईरा भी अपनी संतान सहित इसी प्रकार के कष्ट भोग रही हो। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।